Hello everyone, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे दो टाइप्स के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज के। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कौन सी पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए अच्छी होती है और कौन कौन से पार्टी सिस्टम्स होते हैं, जिनमें हमने तीन पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक था वन पार्टी सिस्टम, दूसरा था टू पार्टी सिस्टम और तीसरा था मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम लोग आज के लेसन में देखेंगे कि किसी भी डेमोक्रेसी में जहां पर पे फेडरलिज्म फॉलो होता है या जहां का सेटअप फेडरल है, वहां पर पे दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। एक वो पार्टी होती है जिसका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट हर फेडरल यूनिट में होता है, उस तरह की पार्टी को हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ये जितने भी फेडरल यूनिट्स होते हैं उस कंट्री के, उन सब में पाई जाती हैं, यानी कि ये कंट्री वाइड पॉपुलर होती हैं। जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर फेडरल यूनिट यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में पाई जाती हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी पर्टिकुलर फेडरल यूनिट या पर्टिकुलर स्टेट में पाई जाती है, उन पार्टीज को स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। समझ गए? और इसी तरीके से ना एक और पार्टी होता है, वो होता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। बट अब ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो चलो देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि उनको सबसे पहले जाके इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो कहलाती है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो पहले जिम्मेदारी वही होती है कि उनको जाके इलेक्शन कमीशन या ईसी में रजिस्टर करना है। अब देखो, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, अपने एंड से वो पूरा इक्वल ट्रीट करता है। बट जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है। जितने भी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, जिनका नाम है, जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है और एक जो है वो पहले से ही, जैसे मान लो कि कांग्रेस पार्टी है। अब जब ये लोग जाते हैं तो जब सिंबल की बात आती है तो जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी को सिंबल मिलेगा वो बिल्कुल यूनिक होगा और वो अपने मर्जी से चूज कर पाएंगे उनको कौन सा सिंबल लेना है। जबकि जो छोटी मोटी पार्टियां होती हैं उनके पास ये राइट नहीं होता है, उनको बस एक गिवन लिस्ट दे दिया जाता है सिंबल का, उनके पास बस इतना हक है कि वो उनमें से कोई सिंबल चूज करे, यानी वो अपनी मर्जी से अपना सिंबल डिसाइड नहीं कर सकते। सो ये एक स्पेशल फैसिलिटी हुआ जो कि एस्टैब्लिश्ड पार्टी को ही मिलता है, हर पार्टी को नहीं मिलता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो ट्राई तो अपने एंड से पूरा करते हैं कि इक्वली ट्रीट करे, बट यस कोई एस्टैब्लिश्ड पार्टी है तो उसको थोड़ा बहुत पर्क देना तो बनता है ना जी। तो सो दे प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज लाइक दैट ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिक सिंबल्स। ओके, अब देखो यही पार्टियां, यही एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनको ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करता है और जो प्रिविलेज्ड रहती हैं पार्टीज, यही पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। समझ में आ गया रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या है? वो पार्टीज जो कि जिनको इलेक्शन कमीशन स्पेशल प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स और फैसिलिटीज देता है, उन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। अब कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होगी, कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने पूरी एक लिस्ट तैयार कर रखी हुई है, पूरा एक क्राइटेरिया उनका प्रिपेयर्ड है और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कोई भी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होगी या नहीं। इनफैक्ट वो क्राइटेरिया से ही पता चलता है कि कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है। तो चलो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसी का क्राइटेरिया क्या कहता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हम स्टेट पार्टी कह सकते हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का या स्टेट पार्टी का टैग देने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने कम से कम 4 स्टेट्स में
6% ऑफ द टोटल वोट्स गेन किए हो लोकसभा इलेक्शंस में। इसके अलावा लोकसभा इलेक्शंस में उसने अगर 4 सीट्स जीते हैं तो वो पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग दे दिया जाता है। यानी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या जरूरत है, तो किसी भी 4 स्टेट्स में कम से कम 6% वोट्स मिलने चाहिए इन लोकसभा इलेक्शंस। एंड दूसरा, किसी भी 4 सीट्स को उनको जीतना है लोकसभा में, तभी वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। वहीं किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का टैग तब दिया जाता है जब उस पार्टी ने किसी भी स्टेट में कम से कम 6% वोट्स गेन किए हो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, और साथ ही साथ कम से कम उसने 2 सीट्स जीते हो, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है। क्लियर है? सो नेशनल पार्टी का टैग और स्टेट पार्टी का टैग कैसे मिलता है, समझ में आ गया। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, तो 6% ऑफ द टोटल वोट्स आना चाहिए इनके फेवर में लोकसभा इलेक्शंस में, वो भी 4 स्टेट्स में। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 4 सीट्स लोकसभा इलेक्शन में जीते हो वो पार्टी, तभी वो नेशनल पार्टी के टैग को काउंट की जाएगी। वहीं स्टेट पार्टी बनने के लिए किसी भी स्टेट असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% वोट्स आना चाहिए उनके फेवर में, और कम से कम 2 सीट वो पार्टी जीती हुई होनी चाहिए स्टेट इलेक्शंस में, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, तभी वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब अगर हम 2006 के डेटा की बात करें तो इंडिया में एज पर 2006 डेटा टोटल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जबकि अगर हम स्टेट पार्टीज की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट पार्टीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मोर देन 700 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, और उनमें से सिर्फ 6 पार्टीज ऐसी हैं जो कि नेशनल पार्टीज हैं। यानी कि बाकी पार्टीज में से कुछ तो सीरियस कंटेंडर्स है नहीं, और जो सीरियस कंटेंडर्स हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्टेट पार्टीज की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो होपफुली नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलिए डील करते हैं इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल में। Now, let us have a look on the 6 major national political parties. सबसे पहली जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज की गई और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है इस पूरी दुनिया में, इस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोगों को पता है इस पार्टी को 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने फाउंड किया था। इन्होंने इंडियंस की हेल्प की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट ये पार्टी बनाने में, बट विथ टाइम इस पार्टी में बहुत सारे स्प्लिट्स हुए, मतलब कि कई बारी ये पार्टी टूटी। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिक्स में और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, इन दोनों जगह पे इस पार्टी का अहम किरदार रहा है। इवन इंडिया के आज़ाद होने के कई दशकों बाद तक ये एकलौती पार्टी रही है जो इंडिया में रूल करती आई है। ये पार्टी जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये डिसाइड की कि इंडिया को मॉडर्न सेक्युलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है। मतलब कि इंडिया को एक ऐसा देश बनाना है जो कि मॉडर्न होगा, जहाँ पर पे कोई रिलीजन को फेवर नहीं किया जाएगा, जहाँ पर पे डेमोक्रेटिक रूल होगा और जहाँ पे इलेक्टेड हेड प्रेजेंट होगा। इंडिया एक ऐसा देश बनेगा। ये पार्टी कंटिन्यूअसली 1977 तक अकेली पार्टी इंडिया में रही है जो कि सेंटर पे रूल कर पाई है, बट फिर 3 साल के लिए लगभग ये पार्टी हट गई एंड उस समय बीजेपी की सरकार बनी जो कि ज़्यादा दिन नहीं टिकी एंड आफ्टर ओनली 2 years ये जो सरकार है बीजेपी की वो गिर गई एंड अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इन टू पार और 1980 से 1989 तक ये अगेन पार में रही। बट आफ्टर 1989 इसका सपोर्ट डिक्लाइन होने लगा।
इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, लेकिन फिर भी इनकी पहुंच ऑलमोस्ट हर स्टेट में प्रेजेंट थी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, मतलब कि ये किसी इंडिविजुअल विचारधारा पे बेस्ड नहीं है। ये पार्टी सेक्युलरिज्म की बातें करती है और वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने की बातें करती हैं। जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारे रिफॉर्म्स को ये सपोर्ट करती है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पार्टी इज दैट कि 2004 के इलेक्शंस में ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, क्योंकि इसके 145 मेंबर्स थे लोकसभा इलेक्शंस में प्रेजेंट। 2004 के गवर्नमेंट में इसने एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम था यूपीए, यानी कि इन्होंने एक अलायंस क्रिएट किया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अगर अभी हम एट प्रेजेंट की बात करें तो इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार में नहीं है, गवर्नेंस में नहीं है, बस ये एक इम्पोर्टेंट और इनफैक्ट प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में। इसके बाद जो दूसरी अहम पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसका फाउंडेशन 1980 में हुआ था और ये भारतीय जनसंघ से टूट करके निकली थी, यानी कि इससे पहले एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जिसका स्प्लिट हुआ और उसी के स्प्लिट के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। अगर मैं इस पार्टी की बात करूं तो ये जो आपकी पार्टी है, इंडिया को स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न बनाना चाहती है बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। ये पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, साथ ही साथ ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बन जाए। वहाँ पे जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हटा दिया जाए, उसके पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए और वो एक नॉर्मल स्टेट की तरह हो। एंड यू ऑल नो दैट रिसेंटली इन्होंने ये कर भी दिखाया है। अब इंडिया में जम्मू कश्मीर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी, और इस पे अब डायरेक्ट कंट्रोल है। क्लियर? नाउ इनका और एक ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो डिफरेंट सिविल कोड्स रखें, ये सारी चीज़ें हटा दी जानी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और इंडिया में पता है बाद में बहुत ज़्यादा रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहा था, हिंदूज़ को मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट किया जा रहा था, इवन क्रिश्चियंस को भी, और ये इस बात के अगेंस्ट है। सो दे वॉन्ट बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। एंड विथ टाइम इस पार्टी का सपोर्ट बहुत बढ़ता चला गया। 1998 में ये पावर में आई, बट कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि एक अलायंस था, उसको लीड कर रही थी। 2004 के इलेक्शंस में जब यूपीए इलेक्शन जीता था तब ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रही थी। एंड इसके बाद ये 2014 से अभी तक इंडिया में रूलिंग पार्टी बनी हुई है एट सेंटर। तो ये था आपका बीजेपी पार्टी। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद बनी 1984 में, और इस पार्टी के फाउंडर हैं कांसी राम। ये पार्टी बहुजन समाज के हक के लिए लड़ती है। बहुजन समाज मतलब बहुजन समाज में वो ग्रुप आ जाता है जो कि दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है या माइनॉरिटीज़ है। अगर इस पार्टी का इंस्पिरेशन हम देखें तो ये अपनी इंस्पिरेशन साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनसे डराइव करती है। ये दलित, ऑप्रेस्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ के हक के लिए आवाज़ उठाती है। बीएसपी पार्टी जो है एक्चुअली यूपी की पार्टी है, इसका मेन बेस यूपी में है, बट विथ टाइम ये आसपास के जो नेबरिंग एरियाज़ है इसमें भी पॉपुलर हो गई है, और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब जैसे एरिया में भी इनका इन्फ्लुएंस है और इनका बेस बन चुका है। उत्तर प्रदेश में इसने कई बार सरकार बनाई है, बट इनकी सरकार हमेशा कोएलिशन गवर्नमेंट रही है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर के कोएलिशन गवर्नमेंट बना चुकी है,
उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में बना। एक्चुअली ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सेपरेट हुआ था, स्प्लिट हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसी से टूट करके ये पार्टी निकल के आई। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडियाज पे बिलीव करती है। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, जबकि इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म के जस्ट ये अगेंस्ट है। इनका मानना है कि अगर कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए तो उसके लिए इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया में हम बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में मिलेगा। हाउएवर ये कांग्रेस का जो फेवर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उनके ये अगेंस्ट है। ये क्रिटिसाइज करती है फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को। वेस्ट बंगाल में ये लगभग कंटिन्यूअसली 30 सालों तक सरकार में रह चुकी है। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिससे टूट करके CPIM बना था। ये पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है आफ्टर कांग्रेस। ये पार्टी 1925 में फॉर्म हुई थी और ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडियाज को बिलीव करती है एंड साथ ही साथ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ये कम्युनलिज्म के जस्ट अपोज्ड है। इनका मानना है कि अगर वर्किंग क्लास, फार्मर और पुअर के इंटरेस्ट को सर्व करना है, प्रमोट करना है, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। ये पार्टी इनिशियली तो स्ट्रांग थी, बट 1964 में जब ये पार्टी स्प्लिट फेस की, यानी कि जब ये पार्टी टूट गई, तब ये पार्टी कमज़ोर हो गई। बट आज भी कुछ कुछ एरियाज़ में इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु। एंड नेक्स्ट जो हमारी आखिरी पार्टी है, आखिरी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी 1999 में बनी, जब कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट देखने को मिला। ये पार्टी गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। बट इनका एक डिमांड ये है कि जितने भी हाई ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट में, वो सारे सिर्फ इंडियन बॉर्न सिटीजन्स को ही दिए जाने चाहिए। ये पार्टी महाराष्ट्र में वन ऑफ द मेजर पार्टी है एंड महाराष्ट्र के अलावा इसका प्रेजेंस मेघालय, मणिपुर और असम में बहुत सिग्निफिकेंट है। सो ये थे आपके 6 नेशनल पार्टीज जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है। नाउ स्टेट पार्टी के बारे में तो हमने देख ही लिया था कि स्टेट पार्टी जो है वो आपका कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी का टैग मिलता है। अब चलो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टेट पार्टी का। समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये वैसे पार्टीज हैं जो कि अपने स्टेट में तो हैं ही हैं, बट आसपास के भी अपने नेबरिंग स्टेट्स में भी इनका इन्फ्लुएंस है और वहाँ पे भी सरकार बन रहा है। यानी कि कुछ स्टेट पार्टीज ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं कुछ पार्टीज जो कि सिर्फ अपने एक स्टेट में ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें से हैं कुछ बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजो नेशनल फ्रंट। ये अपने स्टेट आइडेंटिटी को लेकर के कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इसलिए इनकी सरकार सिर्फ किसी एक स्टेट में देखने को मिलती है, यानी ये जिस स्टेट को बिलोंग करे, जैसे कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सिक्किम में मिलेगी। बट समाजवादी जैसी पार्टियां जो हैं, ये पार्टी अपने स्टेट के अलावा आसपास के स्टेट में भी अपना इन्फ्लुएंस और अपना सिग्निफिकेंस दिखा रही हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। अगर आप इंडियन हिस्ट्री खोल के देखो तो लगभग कुछ समय पहले तक, इनफैक्ट बिफोर 2014 इलेक्शंस, 30 सालों तक हमारे यहाँ ऐसा देखा गया कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। अक्सर जो सरकार बन रही थी वो कोएलिशन की सरकार बन रही थी, यानी कि दिन भर दिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा था। बहुत लंबे अंतराल के बाद 2014 में ऐसा हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी मिली एंड उन्होंने अपनी पूरी सरकार बनाई, यानी कि उनको कोएलिशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी. Now, in the next lecture, we will be seeing the challenges that a party faces.
सो होपफुली आज जहाँ तक समझाया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. हाउएवर अगर कहीं कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो. एंड या वन मोर थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो भी स्टेट अभी बहुत ज़्यादा नाम में है या कोई भी स्टेट ऐसा जिसका इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है या न्यूज़ में ज़्यादा आ रहे हैं, उन स्टेट्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ का 2 नाम ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये कई बार पूछ देता है कि नेम एनी 2 स्टेट पार्टीज. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के कौन सी सरकार ज़्यादा पॉपुलर हो रही है? महाराष्ट्र की सरकार, यानी कि शिवसेना पार्टी. तो वहाँ के 2 पार्टीज का नाम आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हो सकता है वो आ जाए. और नहीं तो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही आ सकता है. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टेट्स, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया है. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए. और येस, वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब इट. एंड अगर आप हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो बेल आइकन दबाना ना भूले. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल. कल फिर मिलेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.